हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूं एक नए और एक फ्रेश वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 3 अपडेट के बारे में। और ये अपडेट होंगे आपके एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन से रिलेटेड। आपके एक एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। और दूसरी चीज़ हम बात करेंगे पीजी के एडमिशन, पीजी का एडमिशन का प्रोसेस का स्टेटस क्या है। और तीसरी चीज़ हम बात करेंगे करियर के बारे में। आप ग्रेजुएशन तो कर लेंगे, है ना। आपको 3 साल में पटना यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट डेफिनेटली कर देगी, लेकिन आप इसके बाद क्या करेंगे। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहें और एंड तक देखें बिना स्किप किए। और यार क्या है कि मैं 2 वीडियोस एक दिन में नहीं डालता। अब मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि जब मैं दूसरी वीडियो डालता हूँ तो आप पहली को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, है ना। और सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि आप फ्रेशर हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से जानना ज़रूरी हैं। ये गलती मेरे साथ हुई थी कि मुझे ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता नहीं था पहले, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो प्यारे भाई बहन आ रहे हैं इस बार कॉलेज में, उनको सारी चीज़ें पहले से ही पता हो, ताकि उन्हें कोई भी ठग ना सके, है ना। तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को और लाइक कर दें और कमेंट करें, कोई भी डाउट हो आई डेफिनेटली रिप्लाई। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन के बारे में। ये है दोस्तों, देखिए जैसे पटना वुमेंस कॉलेज के परीक्षा स्केड्यूल का नोटिस जारी। पटना वुमेंस कॉलेज की वेबसाइट पर मिड और एंड सेमेस्टर परीक्षा स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। मिड सेमेस्टर की परीक्षाएं, जिसमें सेमेस्टर 4 यूजी, पीजी, एमसीए और बीएड की परीक्षा 20 मार्च को होगी, जबकि सेमेस्टर 6 की परीक्षा यूजी और एमसीए के लिए 8 को होगी। आखिरी सेमेस्टर की छात्राओं के लिए फॉर्म भरने की तारीख जारी हुई है। बीएससी, बीकॉम, वोकेशनल, बीएड, एमसीए की छात्राएं 5 अप्रैल तक बिना फाइन फॉर्म भर सकती हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे पहले कोई भी काम हो, कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एडमिशन, कुछ भी काउंसलिंग वगैरह जो भी है, ये सबसे पहले स्टार्ट होता है पटना वुमेंस कॉलेज। इसके बाद ये आता है मगध महिला कॉलेज। और इसके बाद आता है हमारा साइंस कॉलेज या बीएन कॉलेज। बीएन कॉलेज पहले होता है, फिर साइंस कॉलेज, फिर पटना कॉलेज। और इस तरह से ये हायरार्की चलती जाती है ना। तो देखिए इधर अभी जो है सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम का जो स्केड्यूल जारी हुआ है वो है 20 मार्च का, है ना। तो मान के चलिए आप कि जो हमारे यहाँ जो सेमेस्टर 4 में होंगे, सेमेस्टर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, एक साल में 12 महीने होते हैं। और अगर इस 12 को 6 में हम तोड़ दें तो ये होता है एक एक सेमेस्टर, मतलब एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं और 2 एग्ज़ाम होते हैं, है ना। तो 20 मार्च से कहा गया है इनका एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर 4 का। तो हमारे यहाँ भी अप्रैल के स्टार्टिंग में या मिड अप्रैल में हो जाना चाहिए। तो ये है एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन। अब हम बात करेंगे पीजी का एडमिशन। ये भी एक बहुत बड़ा वो है कि पीजी की क्लासें कब से स्टार्ट होंगी। देखिए दोस्तों, पीजी में नामांकन के लिए हुई काउंसलिंग। पटना विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, एमसीए, एमएससी, एमकॉम नामांकन के लिए कई विषयों की काउंसलिंग गुरुवार को हुई। मेरिट लिस्ट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी की जा चुकी है। उसी के अनुसार काउंसलिंग हो रही है। छात्रों को संबंधित विभाग में सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। जिनके नाम लिस्ट में हैं उन्हें ही बुलाया गया था। एम सी एम ए में मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल की काउंसलिंग गुरुवार को हुई। तो ये अपडेट थी दोस्तों पीजी के नामांकन की काउंसलिंग के बारे में। कल एक कमेंट आया था मेरे पास कि हमारी जो पीजी की क्लासें हैं वो कब से स्टार्ट होंगी। तो देखिए भाई, अगर अभी आपके जैसे कि काउंसलिंग चल रही है ना, और इसके बाद आपका जो है रिज़र्व्ड काउंसलिंग होगी, उसके बाद डी रिज़र्व्ड काउंसलिंग होंगी, है ना। वो सीटें लास्ट में खाली बच जाती हैं, फिर उन्हें जनरल कैटेगरी में लाकर फिर काउंसलिंग होती है। उसके बाद क्या होगा कि एक नोटिस आएगा, और ये सब होते होते आपका अप्रैल आ जाना चाहिए। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल और सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल तक चले जाना चाहिए, है ना। अब बात करते हैं जो आज का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपका करियर गाइडेंस, है ना। आप एक बार बीएससी ग्रेजुएट हो गए, अब आप बीएससी या फिर कोई सा भी ग्रेजुएट, आप सिर्फ ग्रेजुएट हो गए, है ना। 3 साल के बाद डेफिनेटली, जैसे कि आप आपका जो बैच होगा वो 2022 23 हो गए, है ना। तो आप एक बार हो गए ग्रेजुएट। अब इसके बाद क्या करें।
तो इसके लिए आज मैं सबसे बड़ी एक अपडेट लाया हूँ कि अगर आपका जो चॉइस है वो प्रोफेसर बनने में है, आपका चॉइस अगर टीचिंग लाइन में है, तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जो प्रोफेसर होता है इसकी सैलरी जो होती है ना, लाखों में होती है। और ये पढ़ाई कितनी कराता है? दिन में 2 घंटे, दिन में 4 घंटे, बस। पेपर भी ये लोग खुद चेक नहीं करते, मोस्ट ऑफ द पीपल, है ना। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, और इसे अदरवाइज ना लें इस वीडियो को। तो मतलब ये प्रोफेसर की जॉब काफ़ी ज़्यादा लीनियंट और इजी होती है। अगर आपको क्या करना है कि बस स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत मेहनत करनी होती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये देखिए, और आपके लिए एक और चीज़ जो है वो आसान कर दी गई है, और वो क्या है कि जस्ट अ सेकेंड जेंटलमैन, यस, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट नहीं रहेगा ज़रूरी। ये देखिए, ये अपडेट आपके लिए आई है। और 1 जुलाई 2021 से पीएचडी धारक की योग्यता ही सर्वमान्य केंद्र पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग पूर्व में कर चुका है घोषणा। अब देखिए अपडेट क्या है। ये अपडेट है, जस्ट अ सेकेंड, यस, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब नेट जेआरएफ का महत्व आने वाले दिनों में नहीं रहेगा। 1 जुलाई 2021 से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ और सिर्फ पीएचडी की डिग्री अनिवार्य की बात हो रही है। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा बाकायदा इसको लेकर विज्ञप्ति जारी कर घोषणा की गई थी। अगर उक्त निर्णय को यूजीसी इस वर्ष अधिसूचित करती है तो 1 जुलाई 2021 से पुरानी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। हालांकि इस पर पुनः विचार कर कोई निर्णय केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय व यूजीसी ले सकती है। इस बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएचडी अध्यर्ता तकनीकी संस्थानों के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अनिवार्य है, अर्थात अगर नेट या जेआरएफ है तो भी पीएचडी होना ज़रूरी होगा, और अन्यथा आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। इस आलोक में भी एम एच आर डी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा यह निर्णय होगा लगभग तय माना जा रहा है। जानकार बताते हैं कि नेट जेआरएफ उत्तीर्ण अभ्यर्थी पीएचडी के लिए योग्य होंगे। जेआरएफ अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी। राज्य सरकार में अभी तक कोई अर्हता मान्य, राज्य सरकार के द्वारा अब तक जो वैकेंसी आई हैं उसमें नेट जेआरएफ को भी अर्हता में रखा गया है, लेकिन उन्हें काफ़ी कम वेटेज दिया गया है। यहाँ भी पीएचडी को ही प्राथमिकता दी गई है। पीएचडी को 30 पॉइंट्स तो वहीं नेट को 5 तथा जेआरएफ को सिर्फ 7 पॉइंट दिया गया है। अर्हता हटाई नहीं है, लेकिन उनकी बहाली तभी होगी जब उक्त पोस्ट के लिए किसी पीएचडी धारक का दावा नहीं होगा। जानकार बताते हैं कि आगे जो भी वैकेंसी राज्य सरकार के द्वारा अगर आती है तो उसमें नेट जेआरएफ अर्हता नहीं रहेगी। सिर्फ पीएचडी डिग्री, एकेडमिक रिकॉर्ड्स व साक्षात्कार ही नियुक्ति का एकमात्र आधार होगा। क्या कहते हैं जानकार? राज्य सरकार द्वारा जो अर्हता रखी गई है उसके अनुसार पीएचडी योग्यताधारी ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। नेट जेआरएफ छात्रों को कम वेटेज दिया गया है, दोनों ही अर्हता के लिए अधिक वेटेज हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है। नेट जेआरएफ की अर्हता रखे जाने का सबसे अधिक प्रभाव शोध कार्य पर पड़ रहा था। अधिकतर छात्र नेट जेआरएफ पर अधिक जोर दे रहे थे, वहीं शोध कार्य से विमुख हो रहे थे। इसी वजह से एमएचआरडी ने यह घोषणा की थी कि और आज सुप्रीम कोर्ट भी यह कह रही है। अब देखिए दोस्तों, क्या होता था ना, मैं आपको अच्छी तरह से डिटेल में बताता हूँ। आप पहले क्या करते थे? पहले आप मान के चलिए बीएससी कर रहे हैं ना, कोई सा भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर आप करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन सॉरी, है ना। आपने किया एमएससी, इसके बाद आप कर लेते हैं पीएचडी, और अब आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं फॉर दी असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट, है ना। और पहले क्या होता था? पहले बीएससी, फिर एमएससी, और इसके बाद आप देते थे नेट या फिर जेआरएफ का एग्ज़ाम। तो बच्चे क्या करते थे? अपनी पूरी एमएससी मास्टर्स इसी में नेट जेआरएफ में ही लगा देते थे। ये 2 एग्ज़ाम होते हैं, है ना। और इसकी वजह से वो लोग रिसर्च नहीं कर पाते थे। तो अब रिसर्च को प्रमोट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला लिया है कि अब ये नेट और जेआरएफ की जो वैल्यू एक तरह से कह सकते हैं, ये थोड़ी सी डाउन हो गई है, और इसकी जगह अब हमने इंट्रोड्यूस किया है पीएचडी होल्डर। अब कोई सा भी जो पीएचडी होल्डर होगा, इसको हम असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे डायरेक्टली पोस्ट कर देंगे। सबसे पहले आप बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके बाद आप बनते हैं प्रोफेसर,
और इसके बाद आप बनते हैं थोड़े और सीनियर प्रोफेसर आप बन सकते हैं, उसके बाद बनते हैं आप वाइस चांसलर, और उसके बाद चांसलर, उसके बाद डीन, है ना। सो दिस इज़ दी क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया है आपका, है ना। तो इस तरह से आप अपनी करियर को और भी ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें। दिस इज़ द करियर गाइडेंस। मैं आपको ऐसी बहुत सारी गाइडेंस देते रहूँगा। और होप यू लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट एट द लेटेस्ट। थैंक यू जेंटलमैन।